बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट क्या हो सकता है और उसके कौन-कौन से अकाउंट्स के टाइप हो सकती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट ऑफ अकाउंट को सीखने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसमें हम ये कहते हैं कि टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वी मस्ट से total cost can be divided into two broad categories that are manufacturing cost and that are non-manufacturing cost. Manufacturing costs are those costs which are used in manufacturing of a product, and the costs which are involved in selling the product, that cost is called non-manufacturing cost. The cost which is used within the factory, एक फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट के ऊपर, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड आउट ऑफ द फैक्ट्री आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, दोज कॉस्ट आर कॉल्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर असाइन्ड टू द प्रोडक्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को असाइन की जाए उनको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। एंड द कॉस्ट व्हिच आर असाइन्ड टू द पर्टिकुलर पीरियड, जो ऐसी कॉस्ट जो मंथली हो सकती हैं या एनुअल हो सकती हैं और दे आर चार्ज्ड टू द एक्सपेंसेस ऑफ मंथ्स एंड years, those are period cost. The cost which are incurred within the factory are called manufacturing cost, and the costs which are incurred outside of the factory after manufacturing of the product for selling and distribution of the product, those costs are called non manufacturing cost. और तीसरा एंगल क्या हो सकता है? The costs which are assigned to the product, those costs are called manufacturing cost or a product cost. Manufacturing cost को हम product cost भी कहते हैं, and the cost which are assigned to a particular period, उसको हम लोग पीरियड कॉस्ट बोलते हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती हैं वो पीरियड कॉस्ट होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दे कैन बी डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल्स को समझने के लिए आप एग्जांपल्स देख लें कि अगर हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ चेयर वुड बी अ रॉ मटेरियल। तो अगर हम लोग लकड़ी को देखेंगे तो वो रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर हम फर्नीचर इंडस्ट्री की ही बात करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक दुकान जो है बना बनाया स्ट्रक्चर बाजार से खरीद के लाता है और उसके ऊपर कुछ काम करके उसको पोशिश करके या उसको पॉलिश करके बेच देता है, फिनिश्ड बना देता है, तो इस तरीके से जो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा दैट वुड बी सेमी फिनिश्ड पार्ट्स। जो उसने मार्केट से खरीदा, उसने एक स्ट्रक्चर सोफे का खरीदा, बाद में उसके ऊपर फोम और उसके ऊपर कपड़ा और फिर उसके ऊपर पोशिश जो है वो करके उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचा, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो लकड़ी नहीं होगी बल्कि वो ढांचा होगा, वो स्ट्रक्चर होगा जो उसने मार्केट से खरीद के लाया है। जो मोटरसाइकिल बनाने की इंडस्ट्री है वो जापान से या चाइना से पार्ट्स मंगवाते हैं और उनको असेंबल करके एक मोटरसाइकिल बना के बेच देते हैं। तो उस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी वो उसके फिनिश्ड पार्ट्स होंगे जो वो इंपोर्ट करते हैं और बाद में उनको असेंबल करके बेच देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी सेमी फिनिश्ड पार्ट्स एंड डायरेक्ट मटेरियल cost can be finished parts for assembling industry। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की दूसरी जो एग्जांपल होती है दैट इज डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर में जो फैक्ट्री पेरोल होती है, जो फैक्ट्री के मजदूरों की तनख्वाहें होती हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट लेबर के अंदर गिनते हैं। वो तमाम तनख्वाहें, वो तमाम मजदूरों की तनख्वाहें जो कि प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं, उनको हम लोग फैक्ट्री पेरोल का नाम देते हैं और उनको हम डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में लिखते हैं।
इसी तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं, जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल्स भी नहीं होती हैं और डायरेक्ट लेबर भी नहीं होती हैं, वो हम तीसरी कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। दोज आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल्स। एग्जांपल के तौर पे आप देख ले कि अगर फैक्ट्री के अंदर वो सफाई करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, या फैक्ट्री के अंदर हम मशीनों को देने के लिए लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में लिखते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट असाइन दैट कॉस्ट टू द पर्टिकुलर यूनिट और अ प्रोडक्ट। फिर इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे हेल्पर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है। सुपरवाइजर्स इन द फैक्ट्री इनडायरेक्ट लेबर होती है, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द डायरेक्ट लेबर। तो उनकी जो सपोर्ट कॉस्ट होती है वो हमारी डायरेक्ट लेबर में नहीं आती बल्कि इनडायरेक्ट लेबर में आती है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, payroll taxes of the labor of the factory, utilities of the factory, property taxes of the factory, depreciation of the factory equipment, repairs and maintenance of the factory, insurance of the factory and the materials and factory equipments। तो इस तरह की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ सकती हैं, या हेड्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लिखते हैं। ये मैंने चंद एग्जांपल्स दी हैं आप लोगों को। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो और भी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उनको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा एरिया है दैट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो उसमें हम लोग डिलीवरी कॉस्ट आ सकती हैं या सेल्स कॉस्ट आ सकती हैं। डिलीवरी कॉस्ट में क्या है, वो वाली कॉस्ट जो कि हम एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेट आउट है, डिलीवरी वैन्स की डेप्रिसिएशन है, गैसोलीन एंड ऑयल ऑफ द डिलीवरी वैन्स है, जो भी हम लोगों ने पेट्रोल इस्तेमाल किया है, गैस इस्तेमाल की है। फिर हम लोगों ने डिलीवरी ट्रक्स की, वैन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर लगाई है। डिलीवरी वर्कर्स जो हैं जो कि डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं या फिर डिलीवरी मैन हैं, उनकी सैलरीज हैं। वेयर हाउस की कॉस्ट है जो कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट को गोदाम में रखते हैं और उनके ऊपर जो वेयर हाउस का जो एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, उसकी जो तनख्वाह है या उसके ऊपर जो वेयर हाउस का किराया है या वेयर हाउस की मेंटेनेंस है या वेयर हाउस का जो बिजली का बिल है, यूटिलिटीज हैं, ये सारी की सारी उसके अंदर आ जाएंगी। फिर इंश्योरेंस ऑफ ऑल डिलीवरी इक्विपमेंट्स है या वेयर हाउस है या फिर इंश्योरेंस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम लोग डिलीवरी के एक्सपेंसेस में लिखते हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी आ जाती है जी सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस which are involved in the sale of the product। इसमें नॉर्मली एडवर्टाइजिंग आती है, सेल्स की सैलरीज होती हैं, सैम्पलिंग की कॉस्ट होती है, हम मुफ्त लोगों को चीजें देते हैं ट्राई करने के लिए, ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स इक्विपमेंट हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, फिर टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, फिर सेल्स की सप्लाईज हैं जैसे लेटर्स हैं, लेटर हेड्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, फिर इसके अलावा स्टेशनरी है, ये वाली सारी चीजें सेल्स सप्लाईज में आ जाती हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं जो कि सेल्स के ये जो ऑफिस है या फिर जो भी डिस्प्ले हाउस बनाया हुआ है, डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं वो हैं। फिर सेल्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पेरोल के ऊपर हम जो टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, जैसे उनकी जो पेंशन के हवाले से फंड में कुछ कंट्रीब्यूशंस होती हैं, उनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस हो सकती है, ये वाली सारी चीजें उनके पेरोल टैक्सेस में आ जाती हैं। फिर इंश्योरेंस ऑफ द सेल्स इक्विपमेंट हैं एंड द सेल्स व्हीकल्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर आखिरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरीज हो सकती हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर काम करते होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव है,
उनकी जो तनख्वाहें होती हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव सैलरीज कहते हैं। फिर रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, हेड ऑफिस, उसकी बात हो सकती है। हेड ऑफिस में इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन हो सकती है, जैसे कंप्यूटर्स हैं या इसके अलावा भी जितने भी फिक्सचर्स हैं या उसके अलावा वहां पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन हम इस कैटेगरी में लिखते हैं। फिर टेलीफोन के एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब हो सकते हैं, वो लिखते हैं। फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब हो सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस हो सकती है। फिर पे रोल टैक्सेस, जैसे हमने ये कहा कि मुख्तलिफ मद में हम लोग पे रोल के ऊपर टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है या पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशंस हैं, वो हम देख सकते हैं। फिर इंश्योरेंस हो सकती है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की चार्ट ऑफ अकाउंट को समझने की कोशिश की है कि उनकी अकाउंट्स में कौन कौन सी कॉस्ट जो हैं वो किस किस कैटेगरी में हो सकती हैं, और हम लोगों ने उनके डिफरेंट अकाउंट के जो आइटम्स हो सकती हैं, हेड्स हो सकती हैं, उनके ऊपर बात की है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जब हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को टोटल करते हैं तो कंबाइंडली ये दे आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइनडली दे आर कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज यूज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो इस तरीके से हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ सकते हैं।